आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मलेरिया इस शब्द से हम इतने ज्यादा परिचित हैं कि हर साल मलेरिया से होने वाली मौतों के बारे में हमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं लगता। जब कोरोना शुरू हुआ था तो दुनिया भर में तहलका मच गया। सभी देशों के वैज्ञानिक जुट गए कोरोना की वैक्सीन खोजने में और खोज भी लिया। लेकिन मलेरिया संक्रमितों और इससे होने वाली मौतों का कुल आंकड़ा निकालेंगे तो कोरोना वाली मौतों का आंकड़ा छोटा लगेगा। भारत समेत कई थर्ड वर्ल्ड देशों में मलेरिया घर घर की बीमारी है, लेकिन आज भी इसे लेकर अवेयरनेस उतनी ही कम। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में, कैसे होता है ये, किन्हें ज्यादा खतरा है, इसका इलाज क्या है और उपाय क्या है बचने के। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू। माना जाता है कि आज से लगभग 4800 साल पहले मलेरिया बीमारी शुरू हो गई थी, लेकिन 200 साल पहले तक तो इंसानों को पता ही नहीं था कि ये बीमारी होती कैसे है। लोगों को लगता था कि प्रदूषित हवा से बीमारी फैलती है और फिर लोग मरते जाते हैं, और इसी धारणा से बीमारी का नाम मलेरिया पड़ा। मलेरिया का शाब्दिक अर्थ होता है दूषित हवा, इटालियन शब्द है। 19वीं सदी के आखिर में जाकर वैज्ञानिकों को समझ में आया कि असल में मच्छरों के काटने से ये बीमारी फैलती है। जब ये मालूम चल गया कि मलेरिया मच्छरों से फैलती है तो फिर 20वीं शताब्दी की शुरुआत से बीमारी रोकने के लिए मच्छरों को मारने की रणनीति अपनाई गई। मच्छर ही नहीं रहेंगे तो बीमारी भी नहीं फैलेगी, इस पर जोर दिया गया। घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, इस तरह की जागरूकता बढ़ाई जाने लगी। लेकिन ये सब कुछ भी काम नहीं आया। WHO के 2019 के आंकड़े कहते हैं कि 23 करोड़ लोगों को मलेरिया हुआ, जिनमें से 4 लाख लोगों की मौत हो गई। ये बीमारी सबसे घातक है बच्चों के लिए। मरने वालों में 67% 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। हालांकि भारत में पिछले 20 सालों में मलेरिया घटा भी है। WHO की 2020 की रिपोर्ट को देखिए तो उसके मुताबिक 83% की गिरावट आई है। साल 2000 में भारत में मलेरिया के करीब 20 लाख मामले आए थे, जबकि 2019 में सिर्फ 3,38,000 मामले आए। मौत का आंकड़ा भी घटा है। भारत के अलावा बाकी देशों में मलेरिया के मामलों में भी गिरावट आई है। साल 2019 में 27 देशों ने ऐलान किया था कि उनके यहाँ 100 से भी कम मलेरिया के मामले सामने आए हैं। 20 साल पहले ऐसे दावा करने वाले दुनिया में सिर्फ 6 देश ही थे। गर्मी और बरसात के मौसम में मलेरिया सबसे ज्यादा होता है, तो हमने सोचा क्यों न बात की जाए इस बीमारी के लक्षणों पर, इसके इलाज पर और उपाय के ऊपर। आज हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गए हैं डॉक्टर विकास देसवाल, जो गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो स्वागत है डॉक्टर विकास देसवाल आपका आज तक रेडियो पर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो डॉक्टर, हर 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है और आज हम बात कर रहे हैं इस पर। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, आप अपने पेशेंट्स को या हमारे जो आम लिसनर्स हैं उनको बताने के लिए आप मलेरिया को कैसे डिफाइन करेंगे? मलेरिया क्या है? WHO के डेटा के अकॉर्डिंग हर साल लगभग 2 करोड़ 40 लोग मलेरिया से इन्फेक्टेड होते हैं और लगभग 6 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। पिछले 2-3 साल में कोविड की वजह से मलेरिया से रिलेटेड केसेस में काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है और ये प्रोबेबली ड्यू टू पुअर सर्विलेंस और प्रिवेंटिव मेजर्स पे जो इफेक्ट पड़ा है कोविड वेव की वजह से, ये उसकी वजह से हुआ है। मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो विच इज एंडेमिक थ्रू द ट्रॉपिकल वर्ल्ड, मींस की जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं दुनिया के, जैसे भारत भी उनमें से आता है, तो वहां पे मलेरिया इज एंडेमिक। मलेरिया यूजुअली भारत में मॉनसून और मॉनसून के बाद वाले मंथ्स में देखा जाता है और ऑनसेट ऑफ विंटर्स के साथ वो थोड़ा सा उसका डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मॉस्किटो द्वारा स्प्रेड होती है। मलेरिया फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की बाइट से एक स्प्रेड होता है और यह एक प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम जिसको हम बोलते हैं उसकी वजह से होता है। सो प्लाज्मोडियम की 4-5 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलरी, प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। ये पांचों स्पीशीज ह्यूमन इन्फेक्शन कर सकती हैं, बट 2 मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो ह्यूमन इन्फेक्शन करती हैं और जो भारत में मोस्ट कॉमन है वो है
प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। डॉक्टर, जो ये मलेरिया है वो कैसे किसी इंसान को अपना शिकार बनाती है, मतलब किस तरीके से हमारे बॉडी पर वो अटैक करती है? तो मलेरिया स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की बाइट से, और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म उसका प्लाज्मोडियम स्पीशी होती है, जिसकी 5 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होती हैं। हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद ये लिवर में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और जो मलेरिया का पैरासाइट है वो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है। उस आरबीसीज को डिस्ट्रक्शन की वजह से हमें स्प्लीन का बढ़ना, लिवर में प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम्स एनकाउंटर कर सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर, जब ये सब चीजें हो रही होती हैं, जब वो हमारे बॉडी में एंटर कर चुकी है, तो उसके बाद किस तरह के लक्षण देखे जाते हैं? मलेरिया के लक्षण अन्य बुखारों की तरह होते हैं। मलेरिया में फीवर बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड होता है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद चिल्स एंड राइगर, मतलब ठंड लगती है और कपकपी बहुत ज्यादा होती है। ये मलेरिया का हॉलमार्क फीचर होता है। फीवर, चिल्स एंड राइगर्स, ये तीनों चीजें होती हैं, और मलेरिया का सीजन चल रहा होता है, तो वी आर ऑलमोस्ट सर्टेन कि ये मलेरिया की वजह से ही हो रहा है। बाकी और सिम्टम्स जैसे हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, बॉडी एक, वो सब भी साथ में हो सकते हैं, बट फीवर विद चिल्स एंड राइगर इज द हॉलमार्क ऑफ मलेरिया। अब डॉक्टर, क्योंकि डेंगू और कोविड में भी फीवर एक मेन सिम्टम होता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मलेरिया, डेंगू और कोविड के फीवर में कैसे अंतर पता कर सकते हैं? तीनों में, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि तीनों में ही फीवर आता है, और तीनों को क्लिनिकली डिफरेंशिएट करने में थोड़े से फीचर्स सबके अलग अलग होते हैं। जैसे मलेरिया में मैंने अभी अभी आपको बताया कि मलेरिया में फीवर, चिल्स एंड राइगर इज द हॉलमार्क, ये तीनों चीजें एक साथ होंगी। वेरएज डेंगू में क्या होगा कि फीवर के साथ साथ आपको हेडेक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम होगा, आंखों के पीछे पेन होना वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होगा, बॉडी एक प्रोमिनेंट सिम्टम होगा, और कुछ लोगों में स्किन रैश एक प्रोमिनेंट सिम्टम होगा। सो फीवर, सिवियर हेडेक, पेन बिहाइंड द आईज, सिवियर बॉडी एक एंड स्किन रैश, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू। वेरस कोविड में फीवर और रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स होंगे, फीवर, कॉफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, ये सब कोविड में लक्षण होंगे। तो तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ये थोड़ा बहुत डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं, बाकी तो टेस्ट के द्वारा तीनों को ही कंफर्म किया जाता है। और एक सवाल मेरा डॉक्टर विकास आपसे ये कि मलेरिया खासकर किन एज ग्रुप्स को सबसे ज्यादा अपना निशाना बनाता है, सबसे ज्यादा रिस्क पर वो होते हैं? कौन से वो एज ग्रुप होते हैं, बच्चे, बूढ़े, या फिर जो एडल्ट्स हैं वो? मलेरिया वैसे तो कोई सच एज स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर नहीं होता है, वो किसी भी एज ग्रुप में इक्वली लोगों को हो सकता है, बट यूजुअली जो यंग लोग और जो बच्चे होते हैं वो घर से बाहर ज्यादा जाते हैं कंपेयर टू द एल्डरलीज, उनको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क रहता है मलेरिया होने का, बट एज सच कोई एज स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर मलेरिया और डेंगू के लिए नहीं होता है। और बच्चों के लिए स्पेसिफिक मैं आपसे डॉक्टर विकास एक सवाल पूछना चाहूंगी कि पेरेंट्स को क्या करने की जरूरत है ताकि मलेरिया से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके? तो देखो, मलेरिया को स्प्रेड होने से बचाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो या तो मच्छर की बाइट को प्रिवेंट कर लो, या मच्छर की जो प्रोडक्शन हो रहा है जहाँ पे उसका, वहां उसको स्टॉप कर लो। सो विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, आप बच्चों को पूरे फुल स्लीव्स और फुली कवर्ड क्लोथ्स पहनाएं, पूरी बॉडी को कवर करके रखें, और घर पे जब है तो मॉस्किटो रेपेलेंट, या कहीं वो बाहर जाते हैं तो मॉस्किटो रेपेलेंट स्टिकर्स वगैरह यूज करें, और घर पे जो मॉस्किटो रेपेलेंट लिक्विड्स वगैरह जो आते हैं वो यूज करना हमें चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन ये है कि जो हम पेरेंट्स को और हम सभी एडल्ट्स को ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे घर के आसपास और हमारे घर पे या रूफ टॉप पे कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर इकट्ठा होता है तो उसको हमें इमीडिएटली क्लीन करना चाहिए। अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सपोज बाहर रोड पे फ्लडेड हो गया है पानी या स्टैग्नेंट हो गया है, तो जो भी हमारी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको बुला के उस पर कुछ ऑयल स्प्रे या कुछ लार्वीवोरस फिशेस होती हैं उनका स्प्रे करवाना चाहिए। और इसका डायग्नोसिस डॉक्टर कैसे होता है एक बार जब मतलब हॉस्पिटल? हाँ, मलेरिया के डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो जो हमारा पुराना तरीका है, एज ओल्ड तरीका है, बाय डूइंग अ थिन एंड थिक पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड का एक स्मीयर बना के उसमें
मलेरिया पैरासाइट को डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना. दैट इज आवर ओल्ड मेथड विच वी हैव बीन यूजिंग फॉर many years. बट उस टेस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो हम रिमोट एरियाज में हम यूज नहीं कर सकते, एंड दैट नीड्स अ ट्रेन्ड पर्सनल एंड अ माइक्रोस्कोप टू डू दैट. अभी आजकल लेटेस्ट किट्स आ गई हैं विच आर अवेलेबल इन द मार्केट विच इज नोन एज रैपिड कार्ड टेस्ट. वो आपकी जो दोनों क्लिनिकली रेलेवेंट स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दोनों को एक ही किट में आप एक ड्रॉप ऑफ ब्लड के साथ टेस्ट कर सकते हैं और इमीडिएटली विद इन 2-3 मिनट्स यू कैन हैव द रिजल्ट्स फॉर दैट. और फिर ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है डॉक्टर? डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना सीवियर डिजीज है, कौन सी स्पीशीज से हो रहा है. फैल्सिपेरम और वाइवेक्स के ट्रीटमेंट में थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस है, और आपकी कोमोर्बिड कंडीशंस क्या है, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल, HIV पेशेंट्स, उनमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो ट्रीटमेंट एक डॉक्टर इन तीन फैक्टर्स पे डिसाइड करता है. एक तो आपकी डिजीज सीवियरिटी क्या है, आपको कौन सी स्पीशीज जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम या वाइवेक्स दोनों में से किसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, और तीसरा आपकी कोमोर्बिड कंडीशंस क्या है. इन तीनों के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है. ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं, जैसे क्विनीन, क्लोरोक्वीन, आर्टिसोनेट, आर्टिमीथर, डॉक्सीसाइक्लिन, पायरिमेथामीन, प्राइमक्विन, मैफ्लोक्विन, ये सब हमारे पास अवेलेबल है, और इनको वेरियस कॉम्बिनेशंस में हम यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट. डॉक्टर विकास, एक सवाल मेरा आपसे ये भी कि मान लीजिए कि मलेरिया के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, लेकिन उसको ना इग्नोर कर दिया जाए, लोग उसके ऊपर ध्यान ना दें, तो फिर आगे चलकर ये और कितना बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकता है? मलेरिया और डेंगू में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. मलेरिया इज नॉट ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज. अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो इट कैन वर्सन ओवर टाइम, और वो टाइम के साथ मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी डेवलप हो सकता है, या पेशेंट को सेरेब्रल मलेरिया डेवलप हो सकता है. मीन्स किसी पेशेंट मलेरिया ना केवल आरबीसीज को अफेक्ट करता है, बट वो बाद में लिवर और किडनी फेलियर भी कर सकता है, या अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो सेरिब्रल मलेरिया, ब्रेन में जिसको बोलते हैं ब्रेन में पहुंच गया मलेरिया, वो भी हो सकता है. ऑन द अदर हैंड जो डेंगू है, डेंगू इज अ सेल्फ लिमिटिंग इलनेस. उसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं बनी है, उसमें केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है. मीन्स जो आपको सिम्टम आ रहे हैं उस सिम्टम का ट्रीटमेंट करो. एज सच उसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, या जो कॉम्प्लिकेशन आई है उस कॉम्प्लिकेशन का इलाज करो. तो ये डेंगू और मलेरिया में थोड़ा सा डिफरेंट है. मलेरिया में हमारे पास बहुत अच्छे और बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, और जिस किसी को भी मलेरिया होता है उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट लेना चाहिए टू प्रिवेंट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ ARDS, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर और सेरेब्रल मलेरिया इन फ्यूचर. अब मैं आपसे पेशेंट केयर के ऊपर सवाल करना चाहूंगी. जो मलेरिया से पीड़ित मरीज हैं, उनको क्या क्या खाने में दिया जाना चाहिए, मतलब एक तरह से ओवरऑल कैसे देखभाल करनी चाहिए उनकी? उनको 2-3 चीजें तो जरूर करनी चाहिए. एक तो घर पे रेस्ट करना चाहिए, कोई भी एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, ऑफिस या वर्क प्लेस पे नहीं जाना चाहिए. दे शुड टेक गुड हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट विच इज रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. उन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट उनको लेनी चाहिए, और जो स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको वो दोनों चीजें अवॉइड करनी चाहिए. और सर, इसमें रिकवर करने में कितना टाइम लगता है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे इसी में ये कि पोस्ट रिकवरी किस तरीके से केयर की जानी चाहिए? रिकवर करने में विद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अ पेशेंट रिकवर्स इन यूजुअली 7 to 10 days, और ही शुड बी फाइन विद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन 10 days टाइम. और रिकवरी को जल्दी करने के लिए आप जल्दी डायग्नोस होगा और जल्दी ट्रीटमेंट इनिशिएट होगा, तो वही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है अर्ली रिकवरी में. अनलाइक कोविड, मलेरिया के कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते हैं. जैसे कोविड में तो लॉन्ग कोविड होता है, वैसा मलेरिया में नहीं होता, अनलेस आपको कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, जैसा मैंने आपको बताया ARDS, लिवर फेलियर, रीनल फेलियर या सेरेब्रल मलेरिया हुआ है, तो आपको रिकवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और आफ्टर इफेक्ट्स भी आपके बॉडी में रह सकते हैं, या परमानेंट डैमेज या परमानेंट इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं. बट इन अ नॉर्मल पर्सन हु हैज अ माइल्ड टू मॉडरेट मलेरिया, ही शुड रिकवर इन 7 to 10 days टाइम विद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. डॉक्टर, भारत
कि हम सिर्फ बात करें, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जो अब मलेरिया फ्री हो चुके हैं, लेकिन भारत में जैसे कि आपने शुरू में बताया है कि 2-3 सालों में कोविड के टाइम पर इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत आज भी मलेरिया जैसी थर्ड वर्ल्ड बीमारी, विश्व वर्ल्ड बीमारी से क्यों नहीं अब तक पीछा छुड़ा पाया है? आपको क्या-क्या कमियां दिखाई देती हैं जिसके ऊपर अभी काम करने की जरूरत है इस बीमारी को लेकर? इसमें देखो, इसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ साथ में काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का सपोर्ट तो हमेशा से ही मलेरिया प्रोग्राम के लिए नेशनल वेक्टर बोर्न कंट्रोल डिजीज एक प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट का, उसके लिए हमेशा से रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट को हमें जो लोकली चैनलाइज करना चाहिए और इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट्स करने चाहिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट प्लस हम इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट करेंगे, जैसे हम इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स यूज करें जो मलेरिया एंडेमिक एरियाज हैं उनमें, या हम जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं उनका यूज करें, या फिर हमारे घर के आसपास अगर कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसका हम ड्रेनेज के लिए सोल्यूशन अपने इंडिविजुअल लेवल पे करें या जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे करवाएं। तीसरा यह है कि मलेरिया के रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस लेके आए। वो अवेयरनेस अभी भी लोगों में बहुत कम है, स्पेशली इन रिमोट एरियाज, उनके उसके बारे में बताएं। चौथा ये है कि जो हमारे रैपिड कार्ड टेस्ट हैं, अभी भी बहुत जगह मैं देखता हूँ रैपिड कार्ड टेस्ट जो रिमोट एरियाज हैं, जो थर्ड टियर सिटीज है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है और मलेरिया स्मीयर ही की जाती है। मलेरिया स्मीयर की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत इनसेंसिटिव है, उससे डायग्नोसिस बहुत बार मिस भी हो जाता है। तो मलेरिया कार्ड टेस्ट हमें थर्ड टियर सिटीज और रिमोट पार्ट ऑफ आवर कंट्री तक पहुंचाना है। चौथा ये है कि जो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है, जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इंक्लूडिंग द इंजेक्टेबल एंटी मलेरियल्स, वो भी हमें उनका भी अवेलेबिलिटी जो है वो सब जगह, इवन CHC PHC लेवल और सब सेंटर लेवल तक, और इवन जो फॉरेस्टेड एरियाज है, रिमोट एरियाज है, वहां तक उनकी अवेलेबिलिटी हमें करवानी। सो आई थिंक ये चारों स्टेप हम एक साथ करेंगे तो वी शुड बी एबल टू इरेडिकेट मलेरिया। और very soon, once the vaccine is available, the government should promote malaria vaccine in the same way as it is promoting the COVID vaccine. थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास देसवाल, आपका, आपने इतने डिटेल में इस पर हमसे बातचीत की और सारे प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट डायग्नोसिस को बड़े डिटेल में ही समझाया। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तो एक साल ऐसा नहीं जाता है जब देश में किसी कोने से मलेरिया के प्रकोप की खबर नहीं आती है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर नम और गर्म माहौल में पैदा होते हैं, जिनकी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, और वही सही कसर पूरी कर देता है जगह जगह पड़ा कचरा। तो मई से अगस्त तक चलने वाले मलेरिया सीजन में हर साल हजारों भारतीयों की जानें जाती हैं। जो सरकारी अस्पतालों से मायूस होते हैं वो निजी अस्पतालों में पैसा फूंकने को मजबूर होते हैं। तो ये सब नौबत ना आए, इसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला फॉर्मूला ही अपनाएं, ध्यान रखें और आसपास अपने जगहों को भी साफ रखें। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम हेलो डॉक्टर का एपिसोड बनाएं तो हमें मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। मिलते हैं अगले हफ्ते। स्टे सेफ एंड बाय बाय।